अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर आता है। वहीं चाइना के बाद इंडिया पॉपुलेशन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया चाइना को पॉपुलेशन में पीछे छोड़ देगा। इसका कारण है कि चाइना में लंबे समय तक वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया गया है, जिस वजह से चाइना की पॉपुलेशन में काफी गिरावट देखने को मिली थी। अभी हाल ही यंग पॉपुलेशन में लगातार कमी होने के कारण चाइना की गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी को वापस ले लिया है। इस बात को हम सभी जानते हैं कि इंडिया चाइना का रिलेशन लगभग शुरुआत से खराब रहा है। 1960 के बाद से इंडिया और चाइना का रिलेशन हमेशा दुश्मनों वाला रहा है। 1962 में चाइना ने इंडिया को धोखा दिया और अटैक कर दिया था। चाइना और इंडिया के रिलेशन में मिठास कम ही देखने को मिली है। अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन से अलग हटकर देखा जाए तो चाइना के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो हम सभी को जानना चाहिए। आज की इस खास स्टोरी में चाइना की लंबी जर्नी को कवर किया जाएगा। चाइना का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे चाइना एक देश के रूप में डेवलप हुआ, चाइना कैसे एक बड़ी इकोनॉमी बना, इस तरह के सारे सवालों के जवाब आपको इस पूरी स्टोरी में मिल जाएगी। चाइना का इतिहास वाकई इंस्पायर करने वाला है। अगर हम चाहें तो चाइना की हिस्ट्री से मोटिवेशन भी ले सकते हैं। एक गरीब देश से एक अमीर देश बनने का सफर सच में मोटिवेट करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के चाइना के सफर को सुनते हैं कुक्कू एफएम के साथ। पूरी दुनिया में लगभग 195 देश हैं। इन सभी देशों का अपना इतिहास रहा है। उसी इतिहास के सहारे आज दुनिया के कई सारे देश अपना विकास कर रहे हैं। हर एक देश अपने इतिहास से जरूर सीखता है और उसी के दम पर आगे बढ़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कभी भी अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। अगर हमें अपना इतिहास नहीं पता होगा तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चाइना को लेकर भी यही बात लागू होती है। आज चाइना आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, लेकिन चाइना के लिए ऐसा करना आसान नहीं रहा है। भले ही हमें चाइना का ये सफर आसान लगता हो, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है। चाइना ने एक लंबा सफर पूरा किया है, जिसमें इस देश ने कई सारे चैलेंजेस का सामना किया है। आज चाइना एक ऐसा देश बन चुका है जिसको दुनिया में कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि आज हम जिस चाइना देश को देख रहे हैं उसके पीछे इसके इतिहास का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि चाइना दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस फैक्ट से ही चाइना के इतिहास के बारे में कई बातें उजागर हो जाती है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चाइना का इतिहास काफी ब्राइट रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और साथ ही ये अभी भी अस्तित्व में बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि चाइना का सिविलाइजेशन लगभग 5000 साल पुराना है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना का इतिहास कितना एंशिएंट है। अगर चाइना के लिखित इतिहास की बात करें तो ये करीब 4000 साल पुराना है। चाइना में इस दौरान कई तरह के और कल्चरल स्क्रिप्चर्स पाए गए हैं। जिस प्रकार से दुनिया के बाकी देशों में प्रीमिटिव सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी और फ्यूडल सोसाइटी हुआ करते थे, उसी तरह चाइना में भी ऐसे अलग अलग तरह के समाज हुआ करते थे। यहाँ हम आपको फ्यूडल सोसाइटी का मतलब बता देना चाहते हैं। इस तरह की सोसाइटी में दो क्लास के लोग होते हैं, एक रिच पीपल और दूसरे पुअर पीपल, जो रिच पीपल के लिए काम करते हैं और जंग लड़ते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुरक्षा और जमीन दी जाती है। चाइना की कल्चर यानी कि संस्कृति की तारीफ आज भी होती है। चाइना का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी काफी दिलचस्प रहा है। चाइना की इस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के दौरान ही चाइना की जनता ने एक शानदार और बेहतरीन संस्कृति को गढ़ने का काम किया था। साथ ही चाइना दुनिया की उन गिनी चुनी सिविलाइजेशन में से एक है जिन्होंने एंशिएंट टाइम में अपना इंडिपेंडेंट राइटिंग मेथड डेवलप किया था। शांग राजवंश को चीन का पहला राजवंश माना जाता है। ये राजवंश पूर्वी चीन में 18 से 12वीं सदी ईसा पूर्व में पीली नदी के किनारे बस गए थे। इसके बाद 12वीं सदी ईसा पूर्व में पश्चिम से चाओ शासकों ने हमला किया और शांग राजवंश के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। चाओ शासकों ने करीब 5वीं सदी ईसा पूर्व तक चीन पर राज किया था। हालांकि इसके बाद चीजें लगातार बदलती रही और कई तरह के संघर्ष उभरने लगे थे। इस समय चीन के छोटे छोटे राज्यों में भी झगड़ा
बढ़ने लगा था। फिर 221 बीसी का समय आया जब किन डायनेस्टी के राजाओं ने चीन का पहली बार एकीकरण किया था। इसका मतलब है उस वक्त तक चाइना में जो भी अलग अलग राज्य और कल्चर थे, उन सबको एक साथ जोड़कर सबके ऊपर एक तरह से राज किया। इन राजाओं ने ही चीनी भाषा का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन भी किया था। चाइना में इसके बाद यानी 206 बीसी से 220 एडी तक हान राजवंश ने राज किया और इन राजवंश ने चीन की संस्कृति पर अपनी असल छाप छोड़ी, जिसका इन्फ्लुएंस चाइना में आज भी दिखाई देता है। हान एम्पायर के पतन के बाद चाइना में फिर से अनसर्टनिटी वाली स्थिति पैदा हो गई थी। चाइना में फिर एक बार लंबे समय तक इस तरह की सिचुएशन बनी रही। इसके बाद सुई राजवंश ने 580 में चीन का एकीकरण किया था, जिसके कुछ सालों बाद ही सुई राजवंश का भी पतन हो गया था। जब चीन पर थांग और सोंग राजवंश का शासन शुरू हुआ, तब चीन ने कल्चरल और साइंटिफिक रूप से काफी डेवलपमेंट किया था। वहीं 7वीं से 12वीं सदी तक चीन दुनिया का सबसे कल्चर्ड देश बन गया था। लेकिन 1271 में मंगोल सरदार कुबलय खान ने चीन में युआन एम्पायर की स्थापना की थी। 1368 में चीन के किसानों ने मंगोलों को भगा दिया था और इसके बाद इन किसानों ने मिंग राजवंश की स्थापना की थी। ये राजवंश करीब 1664 तक चला था। अगर चीन के अंतिम रिलीजियस रूलर्स की बात करें तो वो किंग डायनेस्टी था, जिसकी स्थापना मंचू लोगों द्वारा की गई थी। इस राजवंश ने चीन पर 1911 तक राज किया था। इस समय चीन युद्ध कला में मिडिल एशियाई देशों से काफी आगे था, जिस वजह से चीन ने मिडिल एशिया के देशों पर अपना दबदबा कायम किया था। हालांकि चीन यूरोपीय शक्तियों के सामने काफी कमजोर था। चीन के कई सारे इंटरनल वॉर्स और दूसरे देशों के साथ हुए वॉर्स के बाद किंग एम्पायर काफी कमजोर हो गया था। 1911 में सून यात सेन के लीडरशिप में नेशनलिस्ट लोगों ने मोनार्की के खिलाफ विरोध करके सत्ता पर कब्जा कर लिया और टेम्पररी चाइनीज डेमोक्रेसी की स्थापना की। फिर डॉक्टर सेन इस चीनी रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने। हालांकि इतना सब होने के बाद भी चाइना में अशांति का माहौल बना रहा। जल्द ही जनरल चियांग काई शेक ने कम्युनिस्ट लोगों की मदद से ज्यादातर चीन पर कब्जा कर लिया और 1928 में कुमिंगटांग, जो गुमिंगडांग या चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की। फिर 18 सितंबर 1931 को जापान ने चीन पर हमला करके मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। 1945 में जापान ने मित्र राष्ट्रों की सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। इसी के साथ चियांग काई शेक की सेनाओं और माओ जेडोंग की लीडरशिप में कम्युनिस्ट के बीच सिविल वॉर छिड़ गया था। चियांग काई शेक को अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, लेकिन इसके बावजूद चियांग काई शेक को हार का सामना करना पड़ा और माओ जेडोंग की जीत हुई थी। आज हम जिस चीन को देख रहे हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। यानी कि 1949 में माओ जेडोंग ने जिस शासन की स्थापना की थी, वो आज भी जारी है। अभी तक हम एंशिएंट चीन की हिस्ट्री के बारे में सुन चुके हैं। हालांकि आज जो चीन हमारे सामने है, उसकी कुछ खास बातें जानना भी बेहद जरूरी है। जिस चाइना की बात हम कर रहे हैं, उसका पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। हिंदी में इसे चीनी जनवादी गणराज्य कहा जाता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। चाइना पूर्वी एशिया में बसा हुआ एक देश है और इसकी राजधानी बीजिंग है। चाइना की बाउंड्री करीब 15 देशों को टच करती है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन वाले इस देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं एरिया के हिसाब से भी चाइना एक विशाल देश है। ऐसा माना जाता है कि चाइना ही ऐसा पहला देश है जिसने कागज बनाने का काम शुरू किया था। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चाइना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। साथ ही चाइना एक न्यूक्लियर पावर देश भी है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चाइना एशिया का सुपर पावर है। आज हर तरह से चाइना एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है। अगर देखा जाए तो चाइना ही वो देश है जो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका को टक्कर दे सकता है। इस बात की जानकारी तो लगभग सभी को है कि चाइना एक गरीब देश हुआ करता था, लेकिन आज चाइना
दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। चाइना की इस तरक्की के पीछे कई चीजों का कंट्रीब्यूशन रहा है। हालांकि इससे पहले चाइना के इतिहास के उन चैप्टर्स के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए जिनकी वजह से चाइना एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो चलिए सुनते हैं कुक्कू एफएम के साथ अगला एपिसोड। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जिसका किसी दूसरे देश के साथ युद्ध ना हुआ हो, या शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां सिविल वॉर ना हुआ हो। अगर किसी देश का दूसरे देश के साथ युद्ध ना भी हुआ हो तो उस देश में सिविल वॉर तो जरूर हुआ होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पावर हासिल करना ह्यूमन नेचर होता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के इतिहास में इंसान ने हमेशा पावर पाने के लिए दूसरे देशों से या दूसरे राजाओं से युद्ध किया है और उनके एरिया पर कब्जा किया है। इस तरह की घटनाएं लगभग हर देश के इतिहास में दर्ज है। पावर के लिए हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। दुनिया के किसी भी युद्ध या सिविल वॉर को उठाकर देखें तो उनके पीछे का मेन रीजन पावर ही है। हर कोई पावरफुल बनना चाहता है, चाहे कोई इंसान हो या चाहे कोई नेशन स्टेट हो या चाहे कोई नेशन स्टेट हो। हर किसी के मन में शक्ति हासिल करने की इच्छा रहती है। इंटरनेशनल रिलेशन में कई सारे थिंकर्स ने पावर पॉलिटिक्स के ऊपर अपने आइडियाज दिए हुए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह देश पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं और पावर पाने के लिए उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस बात का सबसे रिसेंट और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम अफगानिस्तान को ले सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अब तालिबान ही अफगानिस्तान पर शासन करने वाला है। तालिबान ने अफगानिस्तान को बंदूक की नोक पर अपने कब्जे में लिया है और वहां की सरकार को खत्म करके अब वहां का रूलर बन चुका है। भले ही आज कोई चाइना से टक्कर लेने की सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन इतिहास में जाने पर मालूम चलता है कि चाइना को भी कई दूसरे देशों से युद्ध का सामना करना पड़ा था और साथ ही चाइना में सिविल वॉर भी हो चुके हैं। चाइना आज एक मजबूत देश है, लेकिन जब चाइना एक कमजोर देश था तब इसे कई विदेशी ताकतों से युद्ध का सामना करना पड़ता था। वहीं चाइना और जापान को एक दूसरे का पुराना दुश्मन माना जाता है। दोनों के बीच 2 बार युद्ध भी हो चुका है। दोनों के बीच रिश्ते करीब 1500 साल से ठीक नहीं है। 2006 में जब जापान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए थे तब उन्होंने कहा था, हिस्ट्री के 1500 सालों से भी ज्यादा वक्त से हिस्ट्री का कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जब चीन के साथ हमारा रिलेशन ठीक रहा हो। फिलहाल हम चाइना और जापान युद्ध के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद हम चाइना में हुए सिविल वॉर पर भी आएंगे। पहले बात करते हैं चीन जापान के बीच हुए पहले युद्ध की। चीन जापान युद्ध 1894 से 1895 के दौरान चाइना और जापान के बीच कोरिया पर एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कंट्रोल को लेकर लड़ा गया था। जापान की मेजी सेना इस युद्ध में जीती थी और इस युद्ध के बाद कोरिया, मंचूरिया और ताइवान का कंट्रोल जापान के हाथ में चला गया था। इस युद्ध को हारने के बाद चाइना को जापान के मॉडर्नाइजेशन का फायदा समझ आ गया और इसके बाद ही चिंग एम्पायर के खिलाफ 1911 में क्रांति हुई थी। जापान और चाइना के बीच हुए इस युद्ध को फर्स्ट चाइना जापान वॉर कहा जाता है। इस समय जापान ने अपने इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद का मेन शिकार चीन को बनाया और चीन के साथ अपनी पावर को परखने की कोशिश की थी। कोरिया उस समय जापान के लिए कई तरह से इम्पोर्टेंट था, इसलिए जापान का कोरिया में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। हालांकि चीन के मंचू किंग्स ने 17वीं शताब्दी में कोरिया पर कंट्रोल कर लिया था और तभी से कोरिया को चीन के अंडर माना जाता था। उस समय कोरिया का अलग राजा होता था जो चीन के सम्राट के अंडर रहते हुए कोरिया पर राज करता था। इस तरह कोरिया का राजपाट चीन के प्रोटेक्शन में चलता था। वहीं जापान की दिलचस्पी शुरू से कोरिया में थी और जापान में इस दौरान मिलिटरिज्म यानी सैनिक शासन का जन्म भी हो चुका था। इसके बाद कोरिया के मामले में जापान ने उग्र तेवर अपनाने का फैसला किया, क्योंकि जापान को यह भी डर था कि कहीं पश्चिम का कोई देश कोरिया को अपने जाल में ना फंसा ले। इस तरह चाइना और जापान के बीच युद्ध का रास्ता तैयार हुआ था। चाइना और जापान के बीच एक और युद्ध लड़ा गया था। दोनों के बीच हुए इस दूसरे युद्ध को सेकेंड चाइना जापान वॉर कहा जाता है। चीन और जापान के बीच ये युद्ध 1937 से 1945 के बीच हुआ था। वैसे तो चाइना और जापान की दुश्मनी
पुरानी थी, लेकिन इनके बीच युद्ध का रास्ता तब बनने लगा था जब 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। जापान ने ये अटैक एक ब्लास्ट के बाद किया था जो जापानी कंट्रोल वाले रेलवे लाइन के नजदीक हुआ था। इस दौरान जापानी सैनिकों का सामना चीनी सैनिक नहीं कर पाए और जापान ने कई चीनी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद जापान चीन पर अपनी पकड़ और मजबूत करता चला गया। 1934 में जापान ने इस बात को साफ कह दिया था कि जो देश चीन को वेपन्स, हवाई जहाज आदि देगा तो जापान उसे अपना एनिमी मानेगा। इसके बाद ऑफिशियली चीन जापान युद्ध 1937 में शुरू हो गया था। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना भी हुई थी। 1937 में जब चीन पर जापान ने हमला किया तो चीन ने लीग ऑफ नेशंस से अपील की और मदद मांगी। लीग ऑफ नेशंस ने इसके लिए एक कमेटी बनाई, लेकिन जापान के अगेंस्ट लीग ऑफ नेशंस, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। लीग ऑफ नेशंस की असफलता का रिजल्ट ये निकला कि वर्ल्ड के प्रमुख देश दो गुटों में बट गए। एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली थे तो दूसरी तरफ फ्रांस के नेतृत्व वाला गुट था जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया आदि थे। बाद में इसमें रूस और इंग्लैंड भी शामिल हो गए थे। इस तरह जापान को चीन को हराने की पूरी आजादी मिल गई थी। वहीं जब 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जापान को ये डाउट था कि आने वाले समय में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। इसीलिए जापान ने 1940 में जर्मनी और इटली के साथ ट्रीटी कर ली थी। इससे चीन में जापान और ज्यादा मजबूत हो गया था। हालांकि 1941 वर्ल्ड वॉर में बहुत कुछ बदल गया था। ऐसा तब हुआ जब 1941 में वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। अमेरिका इसके बाद वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। वर्ल्ड वॉर के आखिरी साल यानी 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर न्यूक्लियर बम गिरा दिए और जापान ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया था। दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के साथ ही दूसरे चीन जापान युद्ध का भी अंत हो गया था। इस युद्ध में लाखों चीनियों की मौत हुई थी। इस युद्ध के खत्म होने के बाद जापान बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। दूसरे चीन जापान युद्ध के बाद मंचूरिया और ताइवान चीन को वापस सौंप दिए गए थे, जिसे जापान ने पहले जापान चाइना वॉर में चीन से ले लिया था। हालांकि दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी चीन की समस्या कम नहीं हो गई थी। चीन में जो सिविल वॉर लंबे समय से पनप रहा था वो दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से लेकर 1949 तक कमिंटांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक संघर्ष चला था। इस संघर्ष को ही चीन का सिविल वॉर कहा जाता है। चाइना का सिविल वॉर समय समय पर 1927 से ही जारी था, जब कमिंटांग के नेता चियांग काई शेक ने कम्युनिस्टों को कुचलने के लिए उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया था। इसके बाद कमिंटांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 1937 तक झड़पें चलती रहीं। वर्ल्ड वॉर में जापान के हारने के बाद कमिंटांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच फिर से सिविल वॉर शुरू हो गया। 1949 में माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट चीन पर हावी हो गए और उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कर दी। वहीं चियांग काई शेक की सेनाओं को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस सिविल वॉर में कमिंटांग इतने कमजोर पड़ गए थे कि 1949 के शुरुआत में ही चियांग सेना के सेनापतियों ने भी लड़ने से इनकार कर दिया था। हार का स्वाद चखने के बाद कमिंटांग के नेता चियांग काई शेक ने ताइवान में जाकर शरण ली और अपनी जान बचा ली। माओ जेडोंग ने चियांग काई शेक को न सिर्फ जिंदा छोड़ दिया बल्कि ताइवान में अपनी सत्ता चलाने की भी परमिशन दे दी। इस तरह चाइना में 4 साल चले सिविल वॉर के बाद एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। इस सरकार के नेता माओ जेडोंग बने और अपनी मृत्यु तक माओ जेडोंग ने चीन पर राज किया। माओ जेडोंग के बाद चीन को एक नया लीडर मिला जिसने चीन की दशा और दिशा बदलने में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बदलाव आया। माओ की लीडरशिप में क्या ये चेंजेस चाइना के लिए अच्छे रहे? क्या ये चाइना को तरक्की की ओर ले गए? जानते हैं अगले एपिसोड में। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात कर रहे हो और उसमें महात्मा गांधी की चर्चा ही ना हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इतिहासकार महात्मा गांधी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी तरह चाइना की हिस्ट्री में माओ जेडोंग का नाम भी ऐसा है जिसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। वहीं आज की स्टोरी में भी
अब तक कई बार माओ जेडोंग का जिक्र हो चुका है।